नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। द बोनस आप देख रहे हैं और मैं हूं अंजलि सिंह। तब क्या होगा कि खास शो में एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक और नए टॉपिक के साथ। भारतीय पासपोर्ट रखने वाले करोड़ों एनआरआई दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं, लेकिन उनकी जड़ें और निवेश भारत से जुड़े रहते हैं। दो देशों में संपत्ति होने से एस्टेट प्लानिंग चुनौतीपूर्ण हो जाती है कि वसीयत कहां बनाएं, क्या भारत की वसीयत विदेश में मान्य होगी, बच्चों के लिए क्या अलग तैयारी करनी चाहिए। तो आज के शो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में बात करने वाले हैं। ऑन द शो हम क्या चर्चा करेंगे, सबसे पहले वो जान लेते हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, एनआरआई स्टेट प्लानिंग अगर करती हैं तो उनके लिए बड़े जोखिम, क्या प्रॉब्लम्स उनको आ सकती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि दो देशों में अगर संपत्ति है किसी की तो एक वसीयत बनाएं या फिर दो उन्हें बनानी चाहिए, इसके बारे में भी विस्तार से हम जानकारी हासिल करेंगे। ट्रस्ट बनाम वसीयत एनआरआई के लिए क्या बेहतर है, तो एनआरआई के लिए ट्रस्ट अच्छा है या फिर वसीयत उन्हें बनानी चाहिए, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और हम बात करेंगे कि बच्चों की गार्जियनशिप और पेपर वर्क कितना जरूरी है, किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि इंडिया और विदेश के टैक्स नियमों का फर्क क्या है, तो भारत के टैक्स नियमों का फर्क और विदेश के टैक्स नियमों का फर्क किस तरीके से है, कितना अलग है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं एक ऐसी एनआरआई परिवार की कहानी जिनकी संपत्ति भारत, दुबई और ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सुनील और सोनिया की संपत्ति 3 देशों में है। भारत में 2 फ्लैट, दुबई में 1 अपार्टमेंट और ऑस्ट्रेलिया में निवेश। उन्होंने केवल भारत में 1 विल यानी कि वसीयत बनाई थी। समस्या तब आई जब ऑस्ट्रेलिया की संपत्ति के लिए उसी विल को मान्यता नहीं मिली। प्रोबेट की प्रक्रिया लंबी चली। दुबई के कानूनी नियम भी अलग निकले। बच्चों के लिए गार्जियनशिप अलग से बनानी पड़ी। बाद में उन्होंने 2 अलग अलग विल और भारत में एक ट्रस्ट तैयार कराया। इस तरह सीमा पार की औपचारिकताएं सरल हुईं और बच्चों के फ्यूचर को कानूनी सुरक्षा मिली। तो देखिए, इस तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। प्रोबेट के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन जी, जो 2 दशक से अधिक का अनुभव रखते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, मैं अपने दर्शकों को पहले बता देती हूँ कि एनआरआई एस्टेट, क्रॉस बॉर्डर एस्टेट्स और साथ ही सक्सेशन लॉ और ट्रस्ट प्लानिंग के जाने माने आप विशेषज्ञ हैं। और सर, आज हम विस्तार से जानकारी हम लेंगे उन एनआरआई को लेकर जो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। कई उनके माइंड में सवाल भी रहते हैं कि प्रोबेट आखिरकार क्या है, और अगर बाहर संपत्ति है, विदेश में संपत्ति है, तो कैसे उसे रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं, वहाँ जॉब करते हैं या फिर वहाँ पर उनका खुद का बिजनेस है, ऐसे में एनआरआई के लिए एस्टेट प्लानिंग कितनी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्या प्रॉब्लम सर उन्हें आती हैं? तो एक नॉन रेजिडेंट जो व्यक्ति है, उसकी संपत्ति अलग अलग देशों में हो सकती है। उसको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो संपत्ति ट्रांसफर होगी वो किस देश के कानून के मुताबिक होगी, कानून कौन सा लगेगा। फिर उसको देखना पड़ेगा कि इसमें टैक्स कैसे लगेगा। फिर उसको देखना पड़ेगा क्या संपत्ति एक देश से दूसरे देश तक आसानी से जा सकती है या नहीं जा सकती, और अगर ये जाती है तो उस पर इनहेरिटेंस टैक्स या डेथ टैक्स है या नहीं है, उस पर इनकम टैक्स कैसे डील होगा, क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग कंट्रीज में एसेट जब मूव करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और जो मैंने पहले बोला सबसे इम्पोर्टेंट है कानून कौन सा लगेगा। क्या मेरी कंट्री का कानून लगेगा जहाँ पे मैं रहता हूँ, या उस कंट्री का कानून लगेगा यहाँ पे संपत्ति है, राइट। तो ये सब चीजें इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। अगर आपके पास एसेट्स मल्टीपल कंट्रीज में है या आप मल्टीपल कंट्रीज में रह रहे हो, अलग अलग कंट्री, तो आजकल एक वर्ड बहुत बहुत प्रचलित है जो लीगल भाषा में, हैबिचुअल रेजिडेंस। क्योंकि लोगों के ना रेजिडेंस एक जगह होते ही नहीं। उसमें जो 4 महीने इंडिया रहता है, 6 महीने यूएस रहता है, 3 महीने दुबई रहता है, अब इसको कहाँ का रेजिडेंट मांगूंगा, राइट। तो ये सब चीजें कॉम्प्लिकेट करती हैं, राइट। और इन कॉम्प्लिकेशंस के कुछ
के उत्तर कानून के पास हैं, कुछ के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी बनी हुई है आपस में या समझौते हुए हुए, और कुछ ग्रे एरिया हैं जिसको कि आपको एक एक्सपर्ट ही आपकी हेल्प कर सकता है उसे डेसिफर करने के लिए। बिल्कुल, और एक्सपर्ट की मदद तो हमेशा लेनी चाहिए। सर, एस्टेट प्लानिंग की पहली सीढ़ी वसीयत होती है, लेकिन अगर अगर दो देशों में संपत्ति हो तो विल सर कैसे बनाई जाए? सबसे पहले मैं एक चीज इसमें विल से पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि कानून कौन सा लगेगा। अगर आपके पास संपत्ति दो देशों में है तो कानून कौन सा लगेगा, आपको सब किस कंट्री का कानून लगेगा उसको फिर से पहले समझते हैं। तो लॉ कहता है, ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कैसी है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस कंट्री का कानून लगेगा जिस कंट्री में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, आप कहीं भी रह रहे हो। सपोज एक इंडियन है, उस पे यूएस में एक घर है, तो ये यूएस के इनहेरिटेंस लॉ के अनुसार बटेगा, क्योंकि अब ये यूएस में इसकी जमीन के साथ जुड़ा हुआ की संपत्ति है। तो उसमें एक वर्ड यूज करते हैं, इन साइटस, फ्रॉम द लैंड। और अगर एसेट मूवेबल है तो उस कंट्री का कानून लगेगा जहां इस व्यक्ति की मृत्यु के टाइम इसकी डोमिसाइल थी। और डोमिसाइल सिटीजनशिप नहीं होती। मैं इंडिया का डोमिसाइल हो सकता हूँ यूएस के सिटीजन के साथ। डोमिसाइल होता है अगर मैं किसी कंट्री में जाता हूँ विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग डाउन, मेरी इस इंटेंशन के आते ही मेरा डोमिसाइल चेंज हो जाता है। और जितनी मूवेबल संपत्ति हैं वो डोमिसाइल के अनुसार ट्रांसफर होती है। तो सपोज मैं एक यूएस सिटीजन हूँ और मेरा डोमिसाइल जो है वो इंडियन है, और मेरे पे यूएस में कुछ एसेट्स है। अब ये इंडियन कानून के हिसाब से बटेंगे क्योंकि मेरा डोमिसाइल इंडियन था, राइट। तो इनहेरिटेंस का लॉ इंडियन हो जाएगा। पर आप फिर कहेंगे जी इंडिया में तो बहुत सारे इनहेरिटेंस लॉ हैं, क्योंकि इंडिया में रिलीजन बेस्ड इनहेरिटेंस लॉ है। तो कौन सा इनहेरिटेंस लॉ लगेगा? फिर मैं इस व्यक्ति का धर्म देखूंगा, रिलीजन देखूंगा। अगर ये हिंदू हुआ तो हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 के हिसाब से बटेगा, मुस्लिम हुआ तो मुस्लिम सेक्शन एक्ट 1937 के हिसाब से बटेगा, क्रिश्चियन हुआ तो इंडियन सेक्शन एक्ट 1925 के हिसाब से बटेगा। तो ये फिर रिलीजन बेस्ड कानून आ जाएंगे, पर सबसे पहले तो कंट्री तय करनी पड़ी। अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी दो कंट्रीज में प्रॉपर्टी है तो विल कैसे बनानी चाहिए? क्या एक सिंगल विल से काम हो सकता है? जरूर हो सकता है कि मैं एक इंडिया में विल बनाऊं जो यूएस के एसेट्स को भी कवर करे, इंडिया के एसेट्स में भी कन्वर्ट करे, और ये लीगल भी है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, कानून कहीं का भी हो, इंप्लीमेंट कहाँ कराना पड़ेगा? इंप्लीमेंट तो उस कंट्री में कराना पड़ेगा जहां पे वो एसेट है, और उस कंट्री के मुताबिक वो विल बनी है या नहीं बनी, इसको चेक करना पड़ेगा। तो जो रूल है, जो हम ज्यादातर लोगों को परामर्श देते हैं कि आपकी जितने कंट्री में एसेट्स हो उतनी विल बनाए। बिल्कुल। और इंडियन विल फॉर इंडियन एसेट्स, यूएस विल फॉर यूएस एसेट्स। बिल्कुल। और सर, इन केस अगर किसी व्यक्ति ने भारत में जो विल है वो बना ली है और ऐसे में उसे विदेश में भी, क्या वो विदेश में भी सर मान्य हो सकती है? अगर वो किसी विदेश में किसी कंट्री में वो रह रहा है, वहाँ की सिटीजनशिप अगर उसके पास है तो? नहीं, सिटीजनशिप हो या ना हो, विल मान्य है। पर विल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो परिवार को काम करना पड़ेगा वो बढ़ जाए, क्योंकि ये पहले इंडिया में प्रोबेट होगी, उस प्रोबेट को अपोस्टाइल करा के विदेश की उस कंट्री में भेजना पड़ेगा जहां पे प्रॉपर्टी है, वहां पर दोबारा प्रोबेट कराना पड़ेगा और फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। अगर इसकी जगह वो एक यूएस में सीधी विल बनाया था बाहर की कंट्री में, तो सीधा एक बार की प्रोबेट में सीधी ट्रांसफर हो जाता। तो आप बेकार में अपने बच्चों के लिए काम बढ़ा रहे हो सिंगल विल से, जी, राइट। और दूसरी बात यह क्या हो सकता है, यूएस में विल के कुछ प्रोविजंस ऐसे हों जो इंडिया में नहीं चाहिए हो। तो क्या आपकी विल में वो प्रोविजंस है? क्या उस अनुसार बनी है जो यूएस की रिक्वायरमेंट है? शायद नहीं बनी हो। तो वो सब इसको कॉम्प्लिकेट करें। तो अच्छा यही रहेगा कि आप हर एक कंट्री में सेपरेट विल बनाएं। बिल्कुल। सर, बच्चों के भारत में अगर वो रह रहे हैं, इंडिया में अगर वो रह रहे हैं, तो ऐसे में एनआरआई जो पेरेंट्स हैं उनको किस तरीके की एक्स्ट्रा प्लानिंग करनी चाहिए? तो अगर आपके बच्चे इंडिया से बाहर रह रहे हैं, नॉन रेजिडेंट बच्चे हैं आपके, तो सबसे पहला इशू आपको देखना है कि मेरे बाद ये संपत्ति बाहर कैसे ट्रांसफर होगी।
इन बच्चों के ऊपर क्या टैक्स लगेगा इस संपत्ति पे ट्रांसफर करते हुए। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में क्या प्रोविजन है किसी संपत्ति के को इंडिया से बाहर ट्रांसफर करने में। सपोज आपके पास एक घर है इंडिया में, राइट, जो उसमें आप रहते हैं, आपकी मृत्यु के बाद आपके बच्चे चाहते हैं इस घर को बेच के पैसा वो बाहर की कंट्री में ले जाए, तो इंडियन लॉ कितना पैसा ले जाना अलाउ करता है, किस तरीके से करता है, किस प्रोसेस से करता है, ये इन चीजों को कॉम्प्लीट करता है। तीसरा एक बहुत बड़ा इशू है कि बहुत सारी बाहर की कंट्रीज में देयर इज समथिंग कॉल्ड डेथ टैक्स, राइट, मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है, इसको हम एस्टेट टैक्स कहते हैं। वो कैसे लगेगा आपके बच्चे पे? तो अगर आपके पास ऐसे बच्चे हैं जो नॉन इंडियन हैं और आप उनको इन सब मुसीबतों से बचाना चाहते हो कि मैनेज करने में मुश्किल हो रही है, टैक्स लग रहा है, क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं ले जा सकते, उस इंडिया में जो इनकम है वो उनकी ग्लोबल इनकम में ऐड होके उसको बाहर की कंट्री में भी टैक्स देना पड़ रहा है, इन सब इशू से बचाना चाहते हो, तो एक बहुत अच्छा उपाय है आप एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाएं और अपने जीते जी अपनी सारी संपत्ति इस ट्रस्ट में डाल दें, जिस ट्रस्ट के इनिशियल बेनिफिशियरी आप और आपकी वाइफ शायद बन जाए और उसके बाद बच्चों को ऑटोमेटिकली बेनिफिशियरी बनाने का प्रोविजन इस ट्रस्ट में डाल। ऐसा करने पे सबसे पहले तो उनको इंडिया में आके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको अपने नाम कराने में, क्योंकि ऑलरेडी आप मेहनत कर चुके हैं ट्रस्ट के नाम करने में। अब तो ट्रस्ट का ओनर बदल जाएगा। दूसरा बेनिफिट क्या है, जब इसमें इनकम एराइज होगी वो इनकी ग्लोबल इनकम में ऐड नहीं होगी, क्योंकि उनपे इनकम तभी जाएगी जब ट्रस्ट उनको ट्रांसफर करेगा। जब तक वो ट्रस्ट में इंडिया में पैसा पड़ा हुआ है उनको इनकम में ऐड नहीं हो रहा। तीसरा बेनिफिट ये है कि वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाहर से रह के, क्योंकि हर चीज कंसोलिडेट होके एक जगह आ गई, राइट, तो उनके लिए मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, राइट, और रिपैट्रिएशन भी इजी है क्योंकि एक ही एंटिटी को सारी कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़े। तो इस वजह से हम बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि अगर आपके पास ऐसे बच्चे हों या उत्तराधिकारी हों जो नॉन इंडियन है, तो आप अपने जीते जी एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाकर अपनी संपत्ति उसमें ट्रांसफर करके बच्चों को सक्सेसर बेनिफिशियरी बना दें। बिल्कुल। और सर, चूंकि आपको खुद एस्टेट प्लानिंग का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, ऐसे में अकॉर्डिंग टू यू एस्टेट प्लानिंग में एनआरआई सबसे बड़ी गलती सर क्या करते हैं, कहाँ उनसे चूक हो जाती है? एनआरआई बेसिकली ये सोचते हैं कि जैसे इंडिया में ट्रांसफर होगा बच्चों को वैसे ही विदेश में हो जाएगा, जो कि सच नहीं है, राइट। तो मैंने आपको बताया कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। अगर आपके बच्चे नॉन रेजिडेंट हैं, कुछ केसेस में क्या होता है कुछ बच्चे रेजिडेंट है कुछ नॉन रेजिडेंट है, ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा, क्योंकि इन बच्चों में अलग अलग कानून लगेंगे, इंडिया के कानून भी अलग है और बाहर के कानून भी अलग है, बिल्कुल, राइट। तीसरा, आप ये एज्यूम करते हैं कि हमारे बच्चे उतनी मेहनत कर पाएंगे कि वो इंडिया आके इन एसेट्स को अपने नाम करा ले। मेरे पे केसेस मिलते हैं 4-4, 5-5 साल से कोशिश करे जा रहे हैं, क्योंकि वो उनका आने का मतलब इंडिया आके फिजिकली प्रेजेंट होने का जो विंडो है, जितना टाइम है वो दे सकते हैं, वो बहुत कम है। पर इंडिया में उसके लिए टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए, कंटिन्यूस चेजिंग चाहिए। क्या वो बच्चा कर पाएगा? राइट। तो आप उसके लिए मुसीबत मत छोड़िए, संपत्ति छोड़िए, पर सही तरीके से छोड़िए, जिससे कि उसको आसानी से संपत्ति मिल जाए, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना मेहनत करे हुए, बिना ज्यादा कोर्ट, लॉयर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाए हुए, और आसानी से उनको कंट्रोल में आ जाए। बिल्कुल। तो सही तरीके से एस्टेट प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर, आपने कहा कि अगर आप अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं तो कोशिश आप करिए कि अलग अलग विला बना लें, लेकिन अगर इंडियन ट्रस्ट में जो विदेशी संपत्ति होती है, क्या उनको सर शामिल किया जा सकता है? तो आंसर यस भी है, नो भी है, राइट। आप कर तो सकते हैं, पर उससे कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, और इसमें बहुत जगहों पे आरबीआई की परमिशन चाहिए होती है बिफोर यू एंटर एनी नॉन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी एसेट इंडियन ट्रस्ट में। तो हम जो सलाह देते हैं कि इंडियन ट्रस्ट फॉर इंडियन एसेट्स, फॉरेन ट्रस्ट फॉर फॉरेन एसेट्स। आप इंडिया में जो ट्रस्ट बनाओ उसमें इंडियन एसेट्स ही मूव करो। फॉरेन एसेट मूव करने की वजह से, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, टैक्सेशन इसका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इनकम का सोर्स के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा।
राइट। तो अच्छा यही है कि आप इंडिया में अलग ट्रस्ट बनाओ, बाहर की कंट्री में अलग ट्रस्ट बनाओ, बाहर के एसेट बाहर की ट्रस्ट में डाल दीजिए, इंडियन ट्रस्ट में इंडियन एसेट्स डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बार मैं अपने दर्शकों को ये बता देती हूँ कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कैसे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा हमसे जुड़ने का, अपना सवाल पूछने का। देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है। आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं, आपको व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल जो है वो हमें भेज देना है। लेकिन कैसे भेजेंगे सवाल वो जान लीजिए। आप देखिए स्टेट आपको लिखना है और उसके बाद आपको भेज देना है अपना सवाल 9354027995 पर। इसके अलावा आप फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए और देखिए यूट्यूब के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। एस्टेट प्लानिंग के हमारे जो शोज हैं आप यूट्यूब पर देखेंगे तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्टर दीपक जैन जी का जो नंबर है वो भी मेंशन हमने किया हुआ है। आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर सवाल भेजना है तो सवाल कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल टाइप कर दीजिए। उन सवालों को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और देखिए अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं। उनमें से कुछ सवालों को हमने शामिल किया है। दुबई से सवाल आया है रोहित सिंह का, ये दुबई में रहते हैं। इनका कहना है, ये पूछ रहे हैं दरअसल कि क्या एक वसीयत भारत और गल्फ दोनों में मान्य हो सकती है। सर जैसे मैंने आपसे कहा, लीगली हो सकती है पर करनी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वैसे भी एक और इशू भी है इसमें कि जो गल्फ कंट्रीज है वहां पे शरीयत का कानून है, राइट। तो वहां पे जो प्रॉपर्टी डिवाइड होती है वो शरीयत के हिसाब से होती है। तो आप क्या इंडियन एसेट पे शरीयत अपना अप्लाई करेंगे अगर आप नॉन मुस्लिम हो? तो इन रीजंस की वजह से आप क्या करें, इंडियन एसेट्स के लिए इंडियन ट्रस्ट बनाए, जो गल्फ कंट्रीज है वहां पे वहां की वसीयत अलग बनाए। गल्फ कंट्रीज में दुबई और आबू धाबी दो जगह ऐसी हैं जिन्होंने एक स्पेशल कानून पास करा है जिसमें उन्होंने नॉन मुस्लिम्स को विल बनाना अलाउ कर दिया है, जिसमें कि वो अपनी संपत्ति किसी को भी दे सकते, जो इन दोनों जगहों पे है। और इसको आप वहां लोकली रजिस्टर करा सकते हो। सपोज मैं एक हिंदू हूं, दुबई में मेरा एक फ्लैट है। अब अगर मैं शरीयत के हिसाब से जाऊंगा तो मैं 1/3 से ऊपर की विल नहीं बना सकता। बाकी 2/3 के नाम और उनके हिस्से शरीयत में डिफाइंड है। पर दुबई और आबू धाबी ने अलाउ किया कि आप नॉन मुस्लिम हो तो आप दुबई और आबू धाबी में या दुबई और आबू धाबी की कंबाइंड एक विल बना सकते हो, जिसमें कि आप कह सकते हो कि मेरे बाद ये संपत्ति कहाँ जाए। पर इस विल को लोकल दुबई या आबू धाबी में रजिस्टर कराना कंपलसरी है। ये इंडिया में रजिस्टर्ड विल को वो वहां पे मान्य नहीं करते। तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आप गल्फ कंट्री स्पेशली इन दोनों जगहों पे हैं और आप एक नॉन मुस्लिम हैं तो आप अपनी विल जरूर बनाएं और अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति अगली पीढ़ी तक पास करें, इंस्पायर्ड द एसेट बीइंग अ यूएई एसेट। बिल्कुल। सर एक और सवाल है लंदन से मीरा गुप्ता का। ये पूछ रही हैं कि अगर जीवन साथी विदेशी नागरिक हो तो विरासत की प्रक्रिया कैसे बदलती है, प्रोसेस कैसे बदल जाता है? नहीं, जीवन साथी अगर विदेशी नागरिक हो तो वो इनहेरिट तो कर सकता है आपकी प्रॉपर्टी, अनलेस वो एनिमी कंट्री से, एनिमी कंट्री मतलब चाइना और जापान से ना हो, तो सॉरी चाइना और पाकिस्तान से ना हो, तो हम उसको आप उसको एसेट ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर वो एसेट इंडिया में, उस पर विल आपकी मान्य होगी, आपके विल के हिसाब से वो ट्रांसफर हो जाएगा। पर मेरा जो कंसर्न है वो उस तब उत्पन्न होता है जब ये व्यक्ति जो है वो इंडिया में नहीं रहता, विदेशी व्यक्ति, ये उस होम कंट्री में रहता है जहाँ पे आप रहते हो इनके साथ। सपोज आप एक इंडियन हो, आपने एक नॉन इंडियन से शादी कर ली बाहर की किसी कंट्री में और आप पे इंडियन कुछ एसेट्स हैं जो आप इस विदेशी व्यक्ति को देना चाहते हो। अब इसमें सारी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि अब इसमें कानून देखना पड़ेगा किस कंट्री का लगेगा, टैक्स क्या लगेगा, क्या लेके जाना संभव है, क्या लेके जाना अलाउड नहीं है। तो वो सारी चीजें से कॉम्प्लिकेट कर देती। तो आपको एक अच्छे कानूनी सलाहकार से मिलकर जो दोनों कंट्रीज के लॉ जानता हो, उससे आप जब प्लानिंग कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मेरी संभावनाएं कहाँ है और क्या क्या रोक है मेरे ऊपर। बिल्कुल सर, तमाम सवाल जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। उनमें से एक और सवाल हमने शामिल किया है अनुज बिष्ट का मेलबर्न से।
ये पूछ रहे हैं कि क्या विदेश में बैंक लॉकर का नॉमिनी इंडिया की वसीयत से बदल सकता है? देखिए, पहली बात तो जो नॉमिनी है वो आप जीते जी बदल सकते हो। डेथ के बाद तो नॉमिनी बदल ही नहीं सकते, राइट। और इंडिया में नॉमिनी केयर टेकर होता है, उसे ऑपरेट करने की पावर होती है, रखने की पावर नहीं होती। कुछ विदेशी कंट्री में नॉमिनी ओनर बन जाता है, राइट। तो वो उसे बेनिफिशियल डेजिग्नेशंस कहते हैं, राइट। जैसे यूएस में बेनिफिशियल नॉमिनेशन होता है, तो वहां पे बेनिफिशियरी नॉमिनी बन जाता है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि आप नॉमिनी विल से बदल सकते हो। आप विल से अपनी संपत्ति किसी को भी दे सकते हो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉमिनी, राइट। मैं नॉमिनी अपने भाई को बना रखा है, प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को देके जा रहा हूँ थ्रू अ विल, ये पॉसिबल है, राइट। पर आप नॉमिनेशन उस अकाउंट के अंदर बदल सकते हैं, ये विल से संभव नहीं है। बिल्कुल सर, क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन से बचने का तरीका क्या है? क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन से कोई एक आसान तरीका नहीं है बचने का, पर एक रूल है कि आप जिस कंट्री में एसेट हुए आप वहां पे टैक्स जमा कराएं और चेक करें क्या इस कंट्री का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है दूसरी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं एक यूएस सिटीजन हूं या यूएस में रह रहा हूं, एक नॉन रेजिडेंट इंडियन हूं, और मेरे पे इंडिया में कुछ एसेट्स हैं जो इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब इंडिया और यूएस के बीच में क्या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है, जो कि है, तो उसमें क्या होता है कि जो मैंने टैक्स इंडिया में दे दिया उसका क्रेडिट मुझे यूएस में मिल जाएगा, और अगर यूएस में टैक्स इंडिया से ज्यादा हुआ उस इनकम पे तो मुझे यूएस में भरना पड़ेगा, अगर कम हुआ तो मुझे फॉरेन टैक्स क्रेडिट की तरह वो मिला रहेगा, और मैं उसके बाद उसको आगे एडजस्ट कर सकता हूँ फ्यूचर यूएस इनकम। और बहुत जरूरी है कि आप ये सिस्टम समझें कि टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस हैं, और सही प्लानिंग से मैं उस कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकता हूँ और कई जगहों पे टैक्स को बचा भी सकता हूँ। जी बिल्कुल सर, लेकिन अगर पावर ऑफ अटॉर्नी की अगर हम बात करें तो ये फॉरेन कंट्री में कैसे वैलिड होती है सर? फॉरेन कंट्री में जो पावर अटॉर्नी वैलिड कराने का तरीका है वो ये है कि वहां की लोकल कॉन्सुलेट से या तो उसको अटेस्ट कराना पड़ता है या अपोस्टाइल कराना। अपोस्टाइल क्या है? फॉरेन नोटरी की तरह है, तो ग्लोबली वैलिड नोटराइजेशन को अपोस्टाइल कहते हैं। जी तो या तो आप उन नोटरी से कराओ, और ये कंट्री अगर हेग कन्वेंशन की सिग्नेटरी है जिसमें से आप वो फॉरेन पावर अटॉर्नी भेज रहे हो, तो ये इंडिया में वैलिड हो जाएगी अगर ये अपोस्टाइल है। अगर ये हेग कन्वेंशन की मेंबर नहीं है या उसकी सिग्नेटरी नहीं है तो इंडियन काउंसिलेट से इसको अटेस्ट कराना कंपलसरी है, इसको इंडिया में प्रभावित करने के लिए। हाँ, अगर ये हेग कंट्री की मेंबर है तो भी इंडियन काउंसिलेट की अटेस्ट करी हुई को अपोस्टाइल की जरूरत नहीं है। जब ये पोस्टाइल या आपने इंडियन काउंसिलेट से इसको अटेस्ट कराया, उसके बाद आपको इसे इंडिया भेजना पड़ता है। इंडिया में ये री रजिस्टर होती है, या तो एसडीएम ऑफिस में होगी या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होगी, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके से बना रहे हैं, और उसके बाद ही ये लीगली वैलिड होगी, राइट। तो इसको करने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर ये लाइफ जो है नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए बहुत आसान बना देता है, क्योंकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं थ्रू अ पावर अटॉर्नी जो उनके अकाउंट्स वगैरह को ऑपरेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, अगर कोई पर्सन एनआरआई है और एस्टेट प्लानिंग उसे करनी है तो सर क्या किसे प्रायोरिटाइज करें, ट्रस्ट को या फिर विल को? दोनों में से एक चॉइस नहीं है आपने, राइट। आपको विल भी बनानी पड़ेगी, ट्रस्ट भी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले ट्रस्ट बनाएं, जो जो संपत्ति आप अपने जीवन काल में ट्रस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं उसे करें, और बाकी संपत्ति के लिए विल बना दें ट्रस्ट के फेवर में। इससे आपके बाद वो संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगी। तो जनरली फाइनेंशियल एसेट्स हम लोगों के ड्यूरिंग लाइफ टाइम ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स एटसेट्रा, और जितनी रियल एस्टेट है उसकी विल बना के छोड़ देते हैं ट्रस्ट के फेवर में। ऐसा करने से क्या होगा कि जो स्टैम्प ड्यूटी होगी टू ट्रांसफर इट टू द ट्रस्ट ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम वो बच जाएगी, क्योंकि डेथ के बाद जब विल से ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी ट्रस्ट में तो कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती।
बिल्कुल। राइट। तो अगर अगर आप कह रहे हो चूज क्या करूं दोनों में से, मैं कहूंगा दोनों ही बनानी चाहिए, पर पहले ट्रस्ट, फिर एक विल इन ट्रस्ट फेवर ऑफ द ट्रस्ट, ये सीक्वेंस बेटर है। बिल्कुल, तो कोशिश करिए कि आप ट्रस्ट और विल दोनों ही चूज करें, किसी एक को आप ना चूज करें। सर, एस्टेट प्लानिंग अगर कोई कर रहा है तो डिजिटल एसेट्स और ओवरसीज अकाउंट्स को कैसे सर शामिल करना है? तो आपके पास जितने डिजिटल एसेट्स हैं, राइट, आप उनकी एक लिस्ट बनाएं और उसमें किसको आप क्या देना चाहते हैं ये बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन करें अपनी विल या ट्रस्ट में। दूसरा, इनके एक्सेस के मैकेनिज्म क्या है, राइट। तो इनके पासवर्ड क्या है, कईयों में कीज की जरूरत होती है, और भी बहुत चीजें होती हैं। कईयों में आपके पास पेन ड्राइव्स होती हैं जिसको लगाने पे ही वो चलेगा। तो आप वो उन चीजों के ट्रांसफर के बारे में सोचिए, वो कैसे जाएगी सही व्यक्ति के हाथ में, वो इंफॉर्मेशन कैसे पास होगी। और ये इंफॉर्मेशन जो एक्सेस की है, इसको जनरली विल का पार्ट नहीं बनाना चाहिए, एटलीस्ट फॉर डिजिटल एसेट्स, क्योंकि ये गलत हाथ में पड़कर ये वो चीज ही चली जाएगी। तो आपको एक्सेस का तरीका अलग बनाना पड़ेगा, और किसको आप क्या दे रहे हैं ये अलग से मेंशन करना पड़ेगा अपनी एस्टेट प्लान डॉक्यूमेंट में, चाहे वो विल हो या ट्रस्ट, राइट। लिस्ट कंप्लीट बनाएं और उसको टाइम टाइम पर अपडेट करते हैं, क्योंकि जनरली ये एसेट भी बहुत जल्दी बदलते हैं और इसको एक्सेस करने के तरीके तो उससे जल्दी बदलते हैं। बिल्कुल। तो जब तक वो इंफॉर्मेशन लेटेस्ट नहीं होगी, तब तक ये पास ठीक से नहीं होगा। तो ये आपकी क्रिप्टो करेंसीज और अदर डिजिटल एसेट सबके लिए लागू है, यही बात है। बिल्कुल। सर, कुछ सवालों को जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं। कुछ और दर्शकों के सवाल हमारे पास आ गए हैं। लुधियाना से सर सवाल आया है करण चोपड़ा का। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया में बनी विल अमेरिका में प्रोबेट हो सकती है? इंडिया में बनी विल अमेरिका में प्रोबेट हो सकती है, पर प्रोबेट की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, राइट। पर ये तभी प्रोबेट हो सकती है जब ये अमेरिकन कानूनों के अनुसार बनी हो। विल आप इंडिया में बना सकते हो, पर जो गाइडलाइंस हैं वो यूएस होनी चाहिए, राइट, तो ये प्रोबेट हो जाएगी। बिल्कुल। और सर, अगर जो आपने कहा कि जो गाइडलाइंस हैं वो अमेरिकन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर सर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? तो ये विल इनवैलिड है वहां पे। तो अगर उनके यहाँ कोई कानूनी चीज है कि ये करना जरूरी है विल में, ये कंपलसरी, और आपने वो चीज नहीं करी क्योंकि आपने विल इंडिया में बनाई, इंडियन लॉयर्स ने बनाई जिनको पता ही नहीं इस बारे में, तो ये विल वैलिड ही नहीं है वहां पे। बिल्कुल। तो यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस को शामिल करना है। सर, एक और सवाल है मेरठ से जो पूछ रही हैं पूजा गुप्ता कि अगर बच्चे इंडिया में हैं और उनकी गार्जियनशिप कैसे सिक्योर करनी है सर? अगर आपके बच्चे इंडिया में हैं और वो माइनर हैं, तो आप उनकी कस्टोडियंस या गार्डियंस अपॉइंट कर सकते हैं थ्रू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड लेटर ऑफ गार्डियनशिप, जिसमें आप लिख सकते हो कि अगर मैं और मेरी पत्नी, मतलब बच्चों के माता पिता की दोनों की मृत्यु हो जाए जब बच्चे माइनर हो, तो बच्चों की कस्टडी इस व्यक्ति को दे दी जाए। तो ये वो डॉक्यूमेंट है, और इसमें आप प्राइमरी और सक्सेसर गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं कि पहला गार्डियन तो मेरा भाई है, अगर बाई चांस मेरा भाई ये करने के काबिल ना रहे किसी भी कारण से, तो मेरी वाइफ का भाई है। तो इसका मतलब आपने प्राइमरी गार्डियन और सक्सेसर गार्डियन अपॉइंट कर दिया। दूसरी चीज आप इसमें क्या कर सकते हो, गार्डियन ऑफ पर्सन और गार्डियन ऑफ एसेट अलग अलग बना सकते हो। पर्सन मतलब जिसको कस्टडी मिलेगी बच्चे की, एसेट मतलब जिसको संपत्ति मिलेगी बच्चे की संभालने के लिए। ये सेम व्यक्ति भी हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति भी होता है एज पर इंडियन लॉ। ये आप अपनी विल में भी क्लॉज डाल के कर सकते हो, जिस पर उसकी हम ज्यादा सलाह नहीं देते, क्योंकि विल को प्रोबेट कराना और इम्प्लीमेंट करना थोड़ा टाइम लगता है, और हम उतने दिन तक अपने बच्चों को बिना संरक्षक के नहीं छोड़ सकते। तो अच्छा ये होगा आप एक सेपरेट डॉक्यूमेंट इसके लिए बनाए, जिसे कहते हैं लेटर ऑफ गार्डियनशिप। बिल्कुल। उम्मीद करती हैं आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। सर, एक आखिरी सवाल कि एनआरआई के लिए एक परफेक्ट एस्टेट प्लान सर कैसा होना चाहिए? एनआरआई के लिए जो परफेक्ट एस्टेट प्लान है, उसको सबसे पहले कंट्री वाइज अपने एसेट्स को डिवाइड करना चाहिए, किस किस कंट्री में मेरा क्या क्या एसेट, राइट। उसके बाद ये देखना चाहिए मेरी मृत्यु के बाद इसमें क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। ओके, आप जब ये करेंगे तो आप एसेट को रीलोकेट भी कर सकते हो,
तो मुझे लगता है कि जो यूएस का मेरा घर है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि वो इंडिया में है। तो मैं अपने जीते जी उसको डिस्पोज ऑफ करके वो पैसा इंडिया ले आऊं और इंडिया में एक नई संपत्ति खरीद लूं। तो एसेट की लोकेशन क्या ये इनहेरिटेंस के मुताबिक ठीक है या नहीं, इसको चेक करना है, बहुत जरूरी है। और अगर नहीं है तो उस कंट्री में एसेट बनाइए जहां पे आपके लिए आसान हो, आपके लिए टैक्स के लिए आसानी हो, आपका टैक्स बचता हो, बच्चों तक पहुंचेगा आसानी से, जहां पे लॉ आसान हो, जिसको एनफोर्स करना इजी हो, वहां पे उस एसेट को क्रिएट करें। तीसरा, अब उस कंट्री के स्पेसिफिक इनहेरिटेंस प्लान बनाए। एक कंट्री के से सारे कंट्री के एसेट्स को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है और ना इसको हम सलाह देते। तो कंट्री स्पेसिफिक एस्टेट प्लान बनाए। तो ये बहुत जरूरी है कि वो उस कंट्री के लॉ, उस कंट्री के मूवमेंट ऑफ एसेट्स, उस कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज लॉज, उस कंट्री के टैक्स, डेथ टैक्स और इनकम टैक्स दोनों देखे और फिर डिसाइड करें कि मुझे इस तरीके से इसकी इनहेरिटेंस करनी है। बिल्कुल। तो एक परफेक्ट एस्टेट प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, बहुत शुक्रिया आपका जो आपने बताया है कि अगर एनआरआई हैं तो उनको किस तरीके से एस्टेट प्लानिंग करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रोबेट किस तरीके से आप कर सकते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। तो दो देशों में रहना आम बात है, लेकिन दो देशों की संपत्ति को सुरक्षित रखना आसान नहीं है। एस्टेट प्लानिंग सही हो तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है और लीगल झंझट नहीं होता है। आज डॉक्टर दीपक जैन ने जो रास्ता दिखाया है वो हर एनआरआई परिवार के लिए जरूरी है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए द बोनस। नमस्कार।